हाँ जी। गुड इवनिंग। चलो पोर्टफोलियो का रिवीजन, पोर्टफोलियो का रिवीजन नहीं, पोर्टफोलियो के जो फॉर्मूले हैं उनका रिवीजन। सर कल वीडियो क्यों डिलीट कर दिया था बाद में बताऊंगा, पहले काम की बात समझते हैं। बताऊंगा, बीच में बताऊंगा क्यों डिलीट किया। सबसे पहली बात कि मैं एक अच्छी बात कि एक दो दिन में, आज कल एक दो दिन में, कल और परसों 2 दिन और टाइम मिल गया, 2 दिनों के अंदर सारे चैप्टर की समरी उठाकर देने वाला हूं। ऐसे ही एटलीस्ट लास्ट में मैं आपके थोड़े काम आ सकूं। ठीक है, तो सारे जैसे अभी तो पोर्टफोलियो है, हो सकता है आज रात को ही डेरिवेटिव हो जाए या मर्जर हो जाए, सारे चैप्टर्स की थियरी। ठीक है, और दूसरी बात, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाइए। बच्चों की डिमांड थी यार पीडीएफ दो ना सर, ऐसा क्या कर रहे हो आप। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। इसका पीडीएफ में मैं आपको दे देता हूं, बोर्ड का ही पीडीएफ दे देता हूं। ठीक है, ठीक है सर, स्टार्ट करें। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को देखा जाए तो टोटल मिलाकर हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, सीएपीएम, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। खास बात सुनना सर, ये समझने की कोशिश करना, क्योंकि पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा। तो होता क्या है, हम एमपीटी कर लेते, सीएपीएम करते और करते 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 थक जाते हैं और बात का छोड़ देते। और समस्या यह है, बाद में भाई आप उठाकर देख लीजिए बुक, शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल का एक ही क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आएगा तो वही एक क्वेश्चन आएगा। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन। हाँ सर, एक रन टेस्ट है और ऑटो कोरिलेशन टेस्ट है, बस। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के 2 क्वेश्चन है, आया भी है इस अटेम्प्ट में। और आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियोरी के टोटल मिलाकर 3 क्वेश्चन है। और बचे हुए जितने भी पोर्टफोलियो के क्वेश्चन है वो इधर है। एक इंटेलिजेंट पर्सन क्या कर सकता है सर, एक काम करते ना, 3 + 2 5 और 2 7, 3 2 5 2 7 और 1, ये 8 क्वेश्चन बना लेने से आपका यार इतने टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो 8 क्वेश्चन बनाइए ना यार। सबसे पहले रिवीजन करना, तो रिवीजन का मतलब है तो कहीं से भी स्टार्ट करो, हो गया सब कॉन्सेप्ट आते हैं आपको तो इधर से स्टार्ट करो। 8 क्वेश्चन तो बना लो आप सर, हो गए आप तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। नाम कौन है जिसने लिखा है, मार्कोविट्ज। और मार्कोविट्ज कहता है भाई कि आपका काम है 2 ऐसे स्टॉक को ढूंढना जिसका आपस में कोरिलेशन नेगेटिव हो। कोशिश ये करना -1 नेगेटिव हो, और नेगेटिव कोरिलेशन है तो ऐसे रिस्क जो पोर्टफोलियो का है वो कम हो जाता है। ये बात कहा था, ठीक है सर। पर उसके लिए सबसे पहले हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था। तो पहला काम है हमें सीखना था, हमने सीखा एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। रिस्क का मतलब यहां स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो वो कैसे था, या तो पास्ट का डेटा दिया होता था या तो प्रोबेबिलिटी दिया होता था। अगर पास्ट का डेटा दिया है तो कुछ नहीं, एवरेज मान लो, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलते थे, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सिंपल है, ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आती है। या तो प्रोबेबिलिटी देगा, प्रोबेबिलिटी देगा तो यहाँ px कर देना, और यहाँ याद रखना, यहाँ डिवाइडेड बाय एन मत कर देना। इधर डिवाइडेड बाय एन करोगे तो फंसोगे। अधिकतर को बच्चों से यही गलती हो रही है। ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो आता नहीं, बनता है, पर कैलकुलेशन मिस्टेक होता है पोर्टफोलियो में, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ठीक है सर, एक्सपेक्ट रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन हमको पता लग गया। ठीक है, हम कौन सा स्टॉक पसंद करेंगे, जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा हो और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो। मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज्यादा होना चाहिए और डेविएशन भी कम होना चाहिए। पर कई बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, किसी स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है तो वो खरीदने का अच्छा होगा, लेकिन किसी स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। मतलब सर, 1 रुपए के पीछे कितना रिस्क है, इतने रिटर्न के पीछे रिस्क कितना है, रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न। और ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो एमपीटी में सबसे पहला काम हमने ये,
दूसरा काम एमपीटी में था भैया कोरिलेशन निकालो, सबसे ये निकल गया, चलो कोरिलेशन निकालो। तो कोरिलेशन कैसे निकाले? तो कोरिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोवेरियंस निकालना पड़ेगा, और कोवेरियंस या तो डिवाइडेड बाय एन होगा या तो मल्टीप्लाई पी से होगा। और कोवेरियंस नाम से ही लग रहा, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स अपने मीन से कितना वेरी करता है और वाई अपने मीन से कितना वेरी करता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बस याद रखना कि एक्स पोस्ट डेटा दिया है कि एक्स एंटी दे दिया। अब कोवेरियंस निकल गया। अब उसके बाद क्या निकालेंगे? कोरिलेशन, और कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है जी, ठीक है। अब कोरिलेशन क्या हो सकता है? या तो परफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है, या तो परफेक्ट नेगेटिव हो सकता है, या अदर्स। हमने कोरिलेशन को 3 कैटेगरी में बांटा। अगर कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है, +1 है, तो भाई दोनों स्टॉक एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो रिस्क कट ही नहीं सकता। रिस्क तो कब तब कटता जब एक बढ़ता और दूसरा कम होता, दोनों में पैसा लगाते। ठीक है, तो परफेक्ट पॉजिटिव तो रिस्क नहीं कट सकता। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकाले? वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालने का, 2 स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला ये था। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालना तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर वेट ऑफ ए स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी स्क्वायर इन +2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी, यहाँ वेट ऑफ बी होना चाहिए, इंटू कोरिलेशन ए बी। हम इसको ऐसे भी करते थे, 2 वेट ऑफ ए उठाकर यहां लिख देते थे, वेट ऑफ बी उठाकर यहां लिख देते थे, तो बचा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, इसको हम कोवेरियंस ए बी लिखते थे। ये भी लगा सकते, ये भी लगा सकते। लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव, वैसे मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालने का ये फॉर्मूला है, लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते, क्योंकि ये तो वेटेड एवरेज होने वाला है। बट जो मैंने बुक्स में देखा, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मत लगाओ यार शॉर्टकट, ऐसे बनाओ, आंसर एक ही आने वाला है, पर प्लीज ऐसे बनाइए। ICAI ने ऐसे ही बनाया है, तो क्या दिक्कत हो रही है? ऐसे ही बनाइए अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो। ठीक है सर, काम की बात करते हैं। परफेक्ट पॉजिटिव तो रिस्क नहीं कर सकता। सर अगर परफेक्ट नेगेटिव तो भाई 2 स्टॉक में पैसा लगाओगे, ऐसे स्टॉक जिसमें परफेक्ट नेगेटिव, तो रिस्क खत्म हो जाएगा, 0। तो इसको क्या बोलेंगे? 0 रिस्क पोर्टफोलियो। पर रिस्क खत्म ऐसे नहीं होगा, 2 स्टॉक में पैसा लगाना है, -1 है, तो रिस्क खत्म हो जाएगा। रिस्क खत्म होगा, लेकिन सुनो, पैसा कितना कितना लगाना ये भी तो इंपॉर्टेंट है, वेट। तो ये तभी होगा 0 रिस्क पोर्टफोलियो जब पैसा ऐसे लगाओगे। वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए का फॉर्मूला था, दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेट ऑफ बी कैसे आएगा सर? 1 माइनस वेट ऑफ ए। इसमें +1 है, तो रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। और अगर, ठीक है, अगर परफेक्ट नेगेटिव है तो रिस्क कटेगा, 0 भी हो सकता है वेट। पर रिस्क, अगर कोरिलेशन ना तो परफेक्ट पॉजिटिव है ना तो परफेक्ट नेगेटिव है, उन दोनों के बीच का है, तो रिस्क कम हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। इसलिए इसको हम बोलते थे मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। 0 रिस्क पोर्टफोलियो नहीं, मिनिमम रिस्क। पर ये भी तब होगा जब वेट प्रॉपर लगा होगा। और यहां भी वेट का फॉर्मूला था, पर इस वेट के फॉर्मूले में बड़ी समस्या थी, तो हमने क्या किया, इसको रटने की कोशिश किया। सर ये जो दिया है इसको स्क्वायर कर लेंगे, बस स्क्वायर कर दिया। बस यहां माइनस माइनस था कोवेरियंस ए बी, और यहां माइनस था 2 कोवेरियंस ए बी। ठीक है जी सर, डेरिवेशन हो जाए इसका। अब मैं के बाद में करना आराम से। ठीक है सर, आगे चले। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। पूरा कॉन्सेप्ट यहां खत्म हो जाता है एमपीटी का। एमपीटी मार्कोविट्ज बस यही बात बोलता था, कोरिलेशन के हिसाब से आप वेट दीजिए और रिस्क कम कीजिए। फिर आगे पढ़ा हमने एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। सर एफिशिएंट क्या होता था? उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम क्या करते थे, हम ऐसे स्टॉक को हटा देते थे जो देखते ही पता लग जाए कि स्टॉक नहीं लेना चाहिए। सपोज ए और बी 2 स्टॉक है, दोनों का 12% रिटर्न है,
पर रिस्क 8% और इसमें 9% है। तो जब 8% रिस्क पर मुझे 12% की कमाई हो रही है तो 9 पे 12 क्यों लूंगा मैं, कट। ऐसा पोर्टफोलियो इनएफिशिएंट। अब दूसरा 25 है और 27 है और रिस्क कितना है 15-15, तो 15 पे 25 मिल रहा है, 15 पे 27 मिल रहा है, तो सर हम 15 पे 25 मतलब एक जैसा स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसमें रिटर्न कम है, उसको कट कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्या था इसमें सर? कॉन्सेप्ट ये था कि सेलेक्ट द पोर्टफोलियो प्रोवाइड सेम रिटर्न है एट लोअर लेवल ऑफ रिस्क। रिस्क कम है तो ये वाला सेलेक्ट कर देंगे, रिटर्न ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके भी 2 क्वेश्चन है शायद। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्योंकि आपको है नहीं इसलिए जरूरत ही नहीं है, पर शार्प रेशो आपको पता रहना चाहिए। तो शार्प रेशो का फॉर्मूला देखो, रिस्क प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है? रिस्क फ्री से एक्स्ट्रा मिलता है स्टॉक मार्केट में, किसकी वजह से? रिस्क की वजह से। तो वो रेशो निकालिए कि इस रिस्क की वजह से एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है। दिस इज शार्प रेशो। यही शार्प रेशो आपको म्यूचुअल फंड में पढ़ने को मिलता है परफॉर्मेंस में चेक करने के लिए, इसमें ट्रेनर रेशो है, शार्प रेशो है और जेनसन अल्फा है, खैर वो वहां पढ़ेंगे। फिर एक और कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम क्या था, कैपिटल मार्केट लाइन। कैपिटल मार्केट लाइन क्या बोलता था सर? कैपिटल मार्केट लाइन में हम 2 ही पोर्टफोलियो रखते थे, मार्केट पोर्टफोलियो और रिस्क फ्री पोर्टफोलियो, और उन पैसों को उन दोनों जगह बांट देते थे, एलोकेट करते थे। इसका नाम कैपिटल एलोकेशन मार्केट लाइन भी है। और किस तरह से बात है, जितना आपको रिस्क लेना उस तरह से। उसका इक्वेशन था आरएफ, एक्सपेक्टेड रिटर्न, किसके हिसाब से? कैपिटल मार्केट लाइन। क्या था सर इक्वेशन? आरएफ, ठीक है, एक्सेस मार्केट से, इसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम। एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो मार्केट पे, इतने स्टैंडर्ड डेविएशन पे। मार्केट में एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना, मार्केट में लगाते हो, क्यों? रिस्क की वजह से। तो आपको कितना चाहिए उसके हिसाब से, अगर आप यहां रिस्क ज्यादा ले, पोर्टफोलियो का रिस्क, अगर रिस्क ज्यादा लोगे तो रिटर्न भी ज्यादा है। ये इक्वेशन है, आप देख लेना, इसका क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली। तो ये था मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। आगे चल रहा है, दूसरा आया कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। एक्चुअली सीएपीएम क्यों आया था? सीएपीएम इसलिए आया था क्योंकि मार्कोविट्ज भाई साहब, आप क्या बोल रहे थे कि यार आप कई जगह पैसा लगाइए, डाइवर्सिफिकेशन कीजिए और डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क खत्म हो जाए। मैंने 100 स्टॉक में पैसा लगाया लेकिन मार्केट क्रैश हो गया तो पूरा 100 की 100 बर्बाद। इसलिए सीएपीएम बोलता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, कितनी भी जगह पैसा लगा दो, मार्केट क्रैश होगा तो आप तो खत्म हो जाओगे। इसलिए बोले आप जो है वो मुद्दे की बात है, आप जो मार्केट रिलेटेड रिस्क है उसको कैसे मैनेज करना ये सीखना। ये कौन बोला था? सीएपीएम। ठीक है सर, बात समझ में। और वो उसको मैनेज, तो इट मींस सीएपीएम ने 2 रिस्क को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक का नाम क्या था? सिस्टमैटिक, और एक क्या था? अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब मार्केट रिलेटेड और अनसिस्टमैटिक मतलब कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है, हमारे काम का नहीं है, थ्योरी मुझे नहीं करवाना। तो सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा सीएपीएम का इक्वेशन। सीएपीएम के इक्वेशन में हमने ये पढ़ा कि यार एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकाला जाता है। तो उस सीएपीएम का इक्वेशन आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ, ये सर हमको पता है अच्छे से। ठीक है, आगे चले। सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा कैलकुलेशन। बीटा क्या होता है सर? बीटा मतलब मार्केट अगर 10% से चेंज है तो स्टॉक 20% से चेंज हो रहा है तो हम बोलते हैं स्टॉक का बीटा 2। तो फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक रिटर्न डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट रिटर्न। लेकिन ये फॉर्मूला तभी चलेगा जब 2 ही साल का रिटर्न दिया है, पर आपको 2 साल से ज्यादा का रिटर्न दिया है तो बीटा निकालने के लिए लिस्ट स्क्वायर मेथड यूज होता है। फॉर्मूला क्या था? अगर 2 से ज्यादा रिटर्न है तो इसके 3 फॉर्मूले और तीनों से आंसर एक जैसा, तो आप जो चाहे वो याद कर लो। चेंज मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय चेंज का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट बस मल्टीप्लाई किससे करना? कोरिलेशन एक्स और मार्केट। दूसरा फॉर्मूला या तो बीटा निकालने का, और एक फॉर्मूला कोवेरियंस एक्स और मार्केट ऊपर डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट।
और तीसरा जो फॉर्मूला वो बेहतरीन है। अगर मुझे सिर्फ बीटा निकालना रहा और इस फॉर्मूले से इतने जल्दी बीटा निकल जाएगा, विश्वास ही नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला, हालांकि ये वाला फॉर्मूला बच्चे करते नहीं, पर अब मैंने जो रेगुलर बैच स्टार्ट किया उसमें इसको करवा रहा हूं, मजा आ रहा है बच्चों को। आपको ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में टेंशन, ये तो याद नहीं हो रहा, मत करो ना यार, ऐसे कर लो, ठीक। फिर हमने और एक लाइन पढ़ा था जिसका नाम था कैरेक्टरिस्टिक लाइन। उसको निकालने का फॉर्मूला था y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आर एम। इससे हम आर एम मार्केट का रिटर्न के हिसाब से स्टॉक का क्या रिटर्न होगा ये कैलकुलेट करते थे, ठीक है सर। एक्चुअली बीटा निकालने के काम आता था, ठीक है। जब भी बीटा निकलेगा कैरेक्टरिस्टिक लाइन पूछेगा आपसे, ठीक है सर। उसके बाद क्या पढ़ा, बीटा मैनेजमेंट। बीटा मैनेजमेंट में क्या होता है, बीटा मैनेजमेंट में यार अगर हमने एक पोर्टफोलियो बनाया, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखा जाए तो, ये मेरा पसंदीदा है और इससे क्वेश्चन भी बड़े सारे। हमने एक पोर्टफोलियो बनाया और पोर्टफोलियो में अलग अलग बीटा है, हर एक स्टॉक का अलग अलग बीटा, किसी का बीटा ज्यादा होगा, किसी का बीटा कम होगा, ठीक है। अब यार दिक्कत ये है, हमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो बढ़ने वाला है, ऊपर जाने वाला मार्केट, ऊपर जाने वाला है। तो हम कुछ ऐसा करें कि हम अपना जो बीटा है, पहले से बीटा 1.5 है तो उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा जो पोर्टफोलियो तो ज्यादा स्पीड से ऊपर जाना चाहिए ना, तो हम बीटा को मैनेज करेंगे। अगर मार्केट क्रैश होने वाला है तो हमारे जो पोर्टफोलियो का बीटा वो क्या होना चाहिए, कम। ये बताया था मैंने आपको। तो बीटा जो मैनेज है वो किसके थ्रू कर सकते थे सर, अगर आपको थोड़ा कम रिस्क लेना है तो रिस्क फ्री स्टॉक को, रिस्क फ्री सिक्योरिटी को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर दो, तो पोर्टफोलियो का बीटा कम हो जाएगा। दूसरा, या तो फिर एक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाला है तो ऐसा स्टॉक जिसका बीटा ज्यादा उसको निकालो और ऐसा स्टॉक डाल दो जिसका बीटा कम है, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ कॉन्सेप्ट किया था, इसमें कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है जी। जी आगे चल रहे। इसके बाद क्या किया था हमने सर, अल्फा कैलकुलेशन। अल्फा अल्फा ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा नहीं है। सीएल जो पढ़ा था आपने उस, वो अल्फा भूल जाना यहाँ, ये वाला अल्फा इंपॉर्टेंट है सर। क्या होता है अल्फा, आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला सर सीएपीएम के हिसाब से, कि सीएपीएम के हिसाब से नहीं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, एमपीटी के हिसाब से निकाल लिया, ठीक है सर, निकाल लिया। और आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हम 15% कमाएंगे, ठीक है। फिर आपने सीएपीएम यूज किया और सीएपीएम में बीटा को यूज किया कि यार मैं जिस कंपनी का सोच रहा हूं पैसा लगाने का, उसका बीटा क्या है, उसमें रिस्क कितना है, और रिस्क को देखा तो यार इसमें तो हमको कम से कम 13% की कमाई चाहिए। इसको हम अब के ही नाम दे रहे हैं, क्योंकि ईआर बोलने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए हमने कहा हमें बीटा को देखते हुए सीएपीएम यूज करेंगे, बीटा को देखते हुए 13% चाहिए। और आ कितना रहा है, 15 आने वाला है, तो सर क्या है, अल्फा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अल्फा कहलाता है। और क्या ये पॉजिटिव है, हाँ सर, 2% ज्यादा कमाएंगे, जबकि कमाना चाहिए रिस्क को देखते हुए, बीटा को देखते हुए 13%, कमाएंगे कितना, 15। वाह, ऐसे स्टॉक खरीद लेना चाहिए। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो स्टॉक खरीद लेना चाहिए, ठीक है जी। ये पढ़ा था हमने सीएपीएम। आगे चलो, यस, एसिड प्राइसिंग। एसिड प्राइसिंग में क्या होता था, एसिड प्राइसिंग में P0 निकालना होता था। फॉर्मूला वही है, D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। KE किसके हिसाब से निकालना होता है, CAPM के साथ। और इसको कंपैरिजन किससे करते हैं हम, करंट मार्केट प्राइस, और देखते ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है। ऑलरेडी आपने कहा किया है सिक्योरिटी वैल्यूएशन। अब बात करेंगे सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ सिंगल स्टॉक, ठीक है, ठीक है सर। तो यहां जो भी काम होगा, यहां रिस्क का मतलब कोशिश ये करना कि काम होगा वेरिएंस में, आपको वेरिएंस निकालना। जैसे रिस्क को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, पर यहां जो है हम स्टैंडर्ड डेविएशन ना बोलकर वेरिएंस नाम देंगे। टोटल रिस्क का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस। फिर हमने कहा चलो सिस्टमैटिक रिस्क मतलब बीटा से रिलेटेड रिस्क। हमने कहा मार्केट में डेविएशन जितना होगा और किसी कंपनी का बीटा 1.2 है, तो यार उसके जितना मार्केट में डेविएशन हो रहा उससे 1.2 टाइम्स किस में, स्टॉक में। इसको हमने नाम दिया सिस्टमैटिक रिस्क। फॉर्मूला था बीटा स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट स्क्वायर। यह है टोटल रिस्क। इसमें से माइनस कर देंगे सिस्टमैटिक रिस्क, तो क्या नाम आ जाएगा, अनसिस्टमैटिक।
उसको ऐसे लिखते थे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर ई का स्क्वायर, इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चले, फिर बात किया था हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये नया शब्द है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये डेरिवेशन से आया, आर स्क्वायर बोलते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क। इसको रीड करें सर, इसका मतलब है कि जो सिस्टमैटिक रिस्क है ना, वो टोटल रिस्क का कितना परसेंटेज है, ये मतलब हुआ ना। मान लो सर ये है 20 और ये है 100, इसका मतलब 100 है टोटल का 20% है सिस्टमैटिक रिस्क, यही तो मतलब होता है। आपको आर स्क्वायर दे सकता है तो उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है करके, करवाया हो मैंने ढंग से करो। आगे चले, अब किस पे पहुंच गए हम लोग, पोर्टफोलियो, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के वेरिएंस की बात करो। उसमें क्या सीखा सर, उसमें एक बात सीखा कि दो स्टॉक का अगर मुझे कोरिलेशन निकालना है, दो स्टॉक का कोरिलेशन, वो कोरिलेशन मालूम है किसकी वजह से, दो स्टॉक एक दूसरे को तो जानते ही नहीं है यार, वो जानते हैं क्योंकि बीच में मार्केट है। तो सर एक स्टॉक का मार्केट के साथ कोरिलेशन, दूसरे स्टॉक का भी मार्केट के साथ कोरिलेशन, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों स्टॉक का कोरिलेशन आ जाएगा। जैसे कोरिलेशन एक्स का मार्केट के साथ, कोरिलेशन वाई का मार्केट के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कोरिलेशन एक्स और वाई आ जाएगा, ये भी पढ़ा था। ऐसे ही हमने कोवेरियंस एक्स और वाई सीखा, ये किसके हिसाब से हो रहा है, ये शार्प मॉडल के हिसाब से, या फिर मैं बोल दूं ये किसके हिसाब से, ये सीएपीएम के हिसाब से, सिंगल इंडेक्स मॉडल बोलते हैं। तो शार्प मॉडल या सिंगल इंडेक्स मॉडल के हिसाब से कोवेरियंस कैसे निकालते हैं, बीटा ऑफ ए, बीटा ऑफ बी और वेरिएंस ऑफ मार्केट, इसका भी डेरिवेशन मैंने आपको करवाया, बीटा ए बीटा बी वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो सर ये वाला कोवेरियंस और वो जो एमपीटी में पढ़ा था हम लोगों ने, यहां कोवेरियंस पढ़ा था ना यार, यस, ये वाला कोवेरियंस, क्या आंसर एक ही आएगा, नहीं भाई नहीं, ये कोवेरियंस है एमपीटी के हिसाब से और ये कोवेरियंस है शार्प मॉडल के हिसाब से, ठीक है। अब आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो पूछ सकता है, मतलब टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, फॉर्मूला वही है, अगर फॉर्मूले पे जाओगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर वेट ऑफ ए स्क्वायर, ये ए कर लेना इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर वेट ऑफ बी स्क्वायर 2 इंटू वेट ऑफ ए। अब यहां जो कोवेरियंस यूज होगा वो यही वाला होगा, इसके हिसाब से शार्प मॉडल के हिसाब से, लेकिन बोलता कि आप टोटल रिस्क निकालो एमपीटी के हिसाब से, मार्कोविट्ज के हिसाब से, तो फिर यहां कोवेरियंस जो यूज होता वो वाला, ठीक है, गुड, ये अच्छे से करो। अब मुझे अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालना है किसका, पोर्टफोलियो का, तो टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो और सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा अनसिस्टमैटिक ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए स्क्वायर वेट ऑफ ए स्क्वायर, अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ बी स्क्वायर वेट ऑफ बी स्क्वायर, बस आगे कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क के बीच में रिलेशनशिप नहीं होता, ये मैंने करवाया, ठीक है। तो ये था 2 पार्ट, अब इजी है, अब कुछ नहीं है, 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं, 5 मिनट। इसके बाद पढ़े हमने आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का मतलब होता है मल्टी फैक्टर्स मॉडल। सीएपीएम क्या बोलता है, सिंगल फैक्टर को लेता है, सिंगल फैक्टर, और आर्बिट्रेज एपीटी क्या बोलता है, बोले एक फैक्टर नहीं बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर है। सीएपीएम सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी को लेता था, मार्केट को, और एपीटी बोलता नहीं सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी नहीं, इसमें आपका इन्फ्लेशन हो सकता है, इसमें आपका इंटरेस्ट, मल्टी फैक्टर है। तो उस हिसाब से इक्वेशन ऐसी बनी, आरएफ से स्टार्ट करना, एफआरपी मतलब फैक्टर रिस्क प्रीमियम 1 इंटू बीटा 1 फैक्टर रिस्क प्रीमियम 2 इंटू बीटा, तो इस तरह से काम होगा एपीटी में, इस तरह से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला जाएगा, ठीक है जी, ठीक है सर। इसके बाद आ गए हम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग अगले पार्ट में। सर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्या होता था, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में हम लोगों को पोर्टफोलियो को बैलेंस करना, कल को मार्केट में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो, हमने पोर्टफोलियो बना लिया, कुछ 1 लाख रुपया का डेट रखा, कुछ पैसों का हमने इक्विटी, इस तरह से पोर्टफोलियो बनाया। पर मार्केट डाउन हो रहा है यार, अगर इक्विटी डाउन हो रहा है और आपने इक्विटी में पैसे डाल के रखे तो कुछ तो चेंज करो। तो एक ये है कि यार चेंज ही मत करो, खरीदो और होल्ड करके रखो 1 साल तक, 1 साल बाद जो होगा देखा जाए।
दूसरा है कांस्टेंट मिक्स, जिसका क्वेश्चन आता है और आया था इस अटेम्प्ट में कि यार हम मेंटेन करेंगे। मान लो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो 1 लाख रुपए डेट में डाल देंगे, 1 लाख रुपए इक्विटी में। बाई चांस कुछ दिनों बाद इक्विटी कम हो गया तो सर क्या करेंगे, फिर मेंटेन करेंगे, डेट का पैसा इक्विटी में डालेंगे। इस तरह से काम, इसको बोलते थे कांस्टेंट मिक्स। एक का नाम था सीपीपीआई, लास्ट कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस, इस तरह से नाम था। आपको उसमें कहता है कि वहां भी बैलेंस करना, बोले पर इक्विटी में कितना पैसा लगाना, तो ध्यान से सुनना। सामने वाले ने हमको 2 लाख रुपया दिया मान लो, ठीक है, और बोले चलो ठीक है, हमने कहा भैया आप कितने मुझे इक्विटी में लगाना, आप बताओ आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो। बोले यार 1,70,000 तक तो मुझे पैसे वापस ही कर देना, मतलब मिनिमम में 1,70 से नीचे नहीं चाहिए मुझको। तो ठीक है, तो इक्विटी में कितना पैसा लगा है सर, 30,000 लगा लो। 2 लाख उसने दिया एसेट माइनस 1,70,000 हो गया फ्लोर, तो 30,000 लगाइए ना भाई। 30,000 तो क्या 30,000 पूरा की पूरा डूब जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा लगाते हैं ना, अगर लॉस भी होगा तो भी हो जाएगा। इसका यहाँ इनटू कुछ कर देंगे, कुछ वो बताएगा कुछ, ठीक है। इस तरह से फिर वो बैलेंस करते रहते, याद होगा ना ये क्वेश्चन करवाया। हाँ, फिर आगे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता था, इसमें यार हम ये मान के चलते काश ऐसा मार्केट हो जिसमें पता ही नहीं लगे कि यार मार्केट क्या होना, पता ना लगे कि यार सेंसेक्स किधर जाने वाला, कल को कोई ऐसा दुनिया का आदमी नहीं है जो बता दे कि क्या होने वाला। ऐसे मार्केट को बोलते हैं एफिशिएंट मार्केट। वो कुछ भी, कोई न्यूज ले आए, कोई चार्ट्स ले आए, कोई ग्राफ ले आए, पता ही नहीं लगा सकते, ठीक है। ऐसे मार्केट को बोलते हैं एफिशिएंट मार्केट। इसमें स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और वीक फॉर्म है। इंपॉर्टेंट टेस्ट करने के लिए आता है वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट है या नहीं है, ये बताना है। तो सर उसमें क्या होता था, उसमें ये कहते थे कि अगर मैं आपको प्राइस दे दूं, 10, 20, 30 दिनों का प्राइस दे दूं, तो क्या वो 30 दिनों का प्राइस देखकर आप बता सकते हो कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अगर बता दिया तो ऐसा मार्केट इनएफिशिएंट, और अगर नहीं बताया तो ऐसा मार्केट एफिशिएंट है, पर ऐसा मार्केट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट है। और इसमें कितनी चीजें पढ़ा था, 2 टेस्ट थे, रन टेस्ट और ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। रन टेस्ट में क्या होता था, तो रन टेस्ट में 30 दिनों का प्राइस है, तो उसमें हम प्लस 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 माइनस 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 माइनस, प्राइस बढ़ेगा तो प्लस, प्राइस कम होगा तो माइनस, ऐसे निकालते थे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारा प्लस 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 है और बहुत सारा माइनस 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 है, तो यार अनुमान लगा लोगे, एक बार प्लस होगा तो आगे भी प्लस होगा, एक बार माइनस होगा तो आगे भी माइनस होगा, तो कोई भी बता देगा यार प्लस हुआ क्या, चलो आगे प्लस ही होगा। तो जब भी साइन चेंज होता है ना, प्लस से माइनस पे जाते थे तो उसको क्या बोलते थे हम, रन। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, इसको रन बोलते थे। तो रन अगर मैं कहता हूं प्लस 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 हो और माइनस 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 हो, तो नंबर ऑफ रन क्या आएगा, एक बार प्लस हुआ तो बहुत बार प्लस, साइन ही चेंज नहीं हुआ, एक बार माइनस तो बहुत बार माइनस, साइन ही, तो नंबर ऑफ रन कम आएंगे। और अगर नंबर ऑफ रन कम है तो भी आप पता लगा लोगे कि क्या हो। तो सर नंबर ऑफ रन ज्यादा होना चाहिए, प्लस, उसके बाद माइनस हो जाना चाहिए, प्लस माइनस, उसमें भी पता लगा लोगे। प्लस के बाद क्या होगा, आने वाला माइनस, माइनस के बाद सर प्राइस बढ़ेगा, प्लस, प्राइस कम होगा, आराम से पता लगा लोगे। तो नंबर ऑफ रन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ना तो नंबर ऑफ रन कम होना चाहिए, ना तो नंबर ऑफ रन ज्यादा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, बोले एवरेज होना चाहिए। एवरेज का फॉर्मूला है 2n1 n1 मतलब नंबर ऑफ प्लस, n2 मतलब नंबर ऑफ माइनस, फिर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस 1। मैंने गलती से पिछले जो वीडियो अपलोड किया था ना कल, यहां माइनस का साइन लगा दिया था, और मैं जानता हूं कि यही आप लास्ट में देखकर अगर गलती से यहां माइनस करके आओगे तो मेरा दिल गवाही नहीं देगा। गलती से, उस गलती की वजह से ये वीडियो फिर मैं बनाकर रिकॉर्ड कर रहा हूं। बस आपकी एक गलती मतलब मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ी गलती हो गई थी, ठीक है। ओके सर, यहां इसलिए ये नया वीडियो आया, इसलिए कल का वीडियो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है सर। तो ये हमने क्या किया, एवरेज रन निकाल लिया, ठीक है, और एवरेज रन आ गया 10.26। तो मैं कहूंगा 10.26 जो एवरेज है, मन से लिखा हूं 10 तो मैंने कहा 10.26 है, ये एवरेज है। तो अब देखूंगा एक्चुअल रन कितना है, पता लगा एक्चुअल रन कुछ और है। एक्चुअल रन अगर 10.6 होगा
तो मैं कहूंगा ठीक है भाई एवरेज है, इससे ना ज्यादा होना चाहिए इससे ना कम होना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्ट क्यों, थोड़ा तो रेंज दो यार। तो फिर हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देते थे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एवरेज -1 एवरेज -2 n1 प्लस n2 -1। ठीक है, ठीक है। हालांकि स्टडी मैट में कुछ और फॉर्मूला लिखा है, प्लीज आप वो देख लेना, वहीं से डेरिवेशन ये हुआ। फिर हम जो एवरेज आया था उसमें कुछ प्लस कर देंगे, एच डी मान लो ये 2 है, और यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह वो देख लेना, तो ये 2 है। तो मैं कह रहा हूं यार 10.26 से थोड़ा सा ज्यादा 12.26 या 8 यहां तक अगर रन है एक्चुअल रन तो ठीक है, हम कहेंगे कि ये एवरेज ही है। पर बहुत ज्यादा हुआ तो ऐसा मार्केट इनएफिशिएंट मार्केट, बहुत कम हुआ तो ऐसा मार्केट इनएफिशिएंट मार्केट। ठीक है जी, ठीक है। ऐसे ही कौन सा था ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, इसमें होता क्या था ऑटो कोरिलेशन में, सर एक पीरियड का मान लो 12 महीने का पीरियड है तो 6-6 माह में डिवाइड कर देते थे और दोनों का हम कोरिलेशन निकालते थे, दोनों पीरियड का कोरिलेशन निकालते। अगर वो पॉजिटिव है मतलब सर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, मतलब सर एक पीरियड का बढ़ा तो हम पता लगा दूसरे पीरियड का भी बढ़ेगा क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो हम कहते हैं ऐसा मार्केट इनएफिशिएंट है। अगर परफेक्ट नेगेटिव होता तो या नेगेटिव होता तो सर एक पीरियड का बढ़ा तो दूसरे पीरियड का कम होगा नेगेटिव, तो यहां भी पता लगा लोगे। तो सर कोरिलेशन क्या होना चाहिए, 0। और कोरिलेशन तो मैंने आपको करवा रखा है, वैसी वाला कोरिलेशन निकालना जैसे एमपीटी में निकालना। तो पर 0 भी नहीं अच्छा नहीं लगता, थोड़ा रेंज तो दे दो, तो बोले रेंज ले लीजिए 0.25 प्लस और माइनस, इसके बीच में है तो हम मानेंगे कि 0 ही है, और ऐसा मार्केट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट है। लेकिन कोरिलेशन ज्यादा है या बहुत कम है तो इनएफिशिएंट मार्केट। थैंक गॉड आगे चल रहा है, थोड़ी सॉरी थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था। शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल अगर पहले नहीं किया है तो प्लीज मत करना, टाइम ही नहीं। शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल में बहुत सारा स्टॉक दिया रहता था, 5-6 स्टॉक, और 5-6 स्टॉक्स में से हमें बेस्ट स्टॉक निकालना होता, सबसे अच्छा स्टॉक। तो कैसे निकाले, तो शार्प ऑप्टिमाइजेशन में एक ही क्वेश्चन है, उसने कहा सबसे पहले एक काम करो, एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशो ये निकालो, मतलब एक्सेस रिटर्न टू बीटा, ज्यादा रिटर्न किसमें, निकाल लिया। बोले जिसका हाईएस्ट है उसको रैंक 1 दे दो, इस तरह से रैंक 1 2 3 4 दे देना, हमने कहा दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बोले सीआई निकालो, यहां से बात समझ में नहीं आएगी। सीआई क्या होता है आपके काम का नहीं है, कट ऑफ निकालना, कट ऑफ, और फॉर्मूला दिखना वेरिएंस ऑफ मार्केट समेशन ER माइनस RF। सुनना ध्यान से, रटने के लिए डिवाइड हो रहा है अनसिस्टमैटिक रिस्क से और मल्टीप्लाई हो रहा है सिस्टमैटिक रिस्क, मतलब डिवाइड अनसिस्टमैटिक मल्टीप्लाई सिस्टमैटिक। ऐसे 1 प्लस वेरिएंस ऑफ मार्केट डिवाइड अनसिस्टमैटिक और मल्टीप्लाई सिस्टमैटिक, वैसे ही हुआ। ठीक है सर, तो फिर क्या करते, ये सब निकाल के हम करते, पहले स्टॉक का निकालोगे, फिर जब दूसरे पे पहुंचोगे पहले और दूसरे का मिलाकर निकालोगे, पर तीसरे पे पहुंचेगे तो पहले दूसरे तीसरे का मिलाकर निकालोगे, इस तरह से करते थे। तो फिर क्या निकलता था हमारा कट ऑफ C स्टार, हाईएस्ट कट ऑफ निकालते थे, उसको हम नाम देते थे C स्टार, मतलब C स्टार। फिर ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन करते थे जिसमें हाईएस्ट कट ऑफ, कट ऑफ निकाल लिया, उससे ऊपर का जितना भी कट ऑफ है, उसके ऊपर का जितना भी जो हाईएस्ट कट ऑफ निकाला उसके ऊपर जो भी एक्सपेक्ट रिटर्न माइनस RF इंटू बीटा है उसको हम सेलेक्ट, इसके ऊपर जितने भी कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ इसके ऊपर का जो भी रेशो होगा, ये वाला रेशो उसको हम सेलेक्ट कर लेते थे। ठीक है ना, कट ऑफ तो समझता है यार मैं क्यों इस पे। तो इसके बाद क्या निकालते थे, वेट्स। अब पता लगा है कि यार 2-3 स्टॉक में पैसा लगाना, तो चलो कितना कितना लगाना है, तो वेट, और वेट का फॉर्मूला तो ये हमको मालूम ही है, ZI मतलब समेशन 2 3 4 जितना भी है उसको टोटल मारेंगे ऊपर, इसका वेट क्या रखना, और ZI कैसे निकलेगा, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक, एक्सेस रिटर्न टू बीटा माइनस कट ऑफ। ये तो समझाना बड़ा मुश्किल है भाई, ऐसे तो समझा ही नहीं सकते फॉर्मूले में। खैर मैं समझाने के लिए आया भी नहीं, मैंने फॉर्मूला लिखा है, कोशिश करूंगा आज हो सकता है तो, नहीं तो कल तो 2-3 चैप्टर तो डाल ही दूंगा, 3-4 चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
ऑल द बेस्ट।